आज सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं पीवाईक्यू में। आज एसपी सर ने क्लास पढ़ाई आंसर राइटिंग की, राइट। तो आंसर राइटिंग में क्या रहा आज आप लोगों का, क्या पढ़ाया आज? सीधे पढ़ाया, क्वेश्चन कराया? क्या पढ़ाया उसमें, कैसे आंसर लिखते हैं, कहां से स्टार्टिंग करते हैं, क्या सीखा आपने? डिफाइन कर सकते हो? आपने अपने टीचर से क्या सीखा बताओ। अभी क्लास खत्म हुई। देखो हम इस समय, पहले भी कल बताया था, हम इस समय एकदम लहरों की शबाब पे बैठे हैं उर्दू सीखते हुए, ठीक है। और एक स्टूडेंट को जो भी दिन में चाहिए वो सब कुछ हम कर रहे हैं। अभी जब सेकेंड फेज का हम लोग जब ये चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं पीआईबी का, अब जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आपको बहुत डेप्थ में लेके जाएगा। जो भी आपने सुने भी नहीं होंगे ऐसे ऐसे पॉलिसीज आपके सामने आएंगी जो आपने कभी प्रिपरेशन में, क्योंकि अब मैं ओल्डर टाइम में जा रहा हूं, तो पीआईबी के अब जो क्वेश्चन करोगे ये तब के होंगे जब तुम होश में नहीं थे कि तुम्हें इस बार प्रीलिम्स देना है, ठीक है। तो उसको लेकर आ रहा हूं इसलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सको। तो सुपर 50 और 0 टू हीरो में थकान तो नहीं हो रही है, एनर्जेटिक हो? तो कल हम लोगों ने पीवाईक्यू किया, एक नए तरीके से किया। मैंने आप लोगों से डायरी मांगी थी, डायरी आ गई? दिखा दो जरा, दर्शन करा दो डायरी के। कल आप एब्सेंट थे, डायरी आ गई, गुड। ये पीवाईक्यू की डायरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और बार बार एसपी सर भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि जिसने पीवाईक्यू को और सिलेबस को क्रैक डाउन कर लिया उसके लिए चीजें बहुत आसान है। आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर 360 की क्लास में था तो एक टॉपिक उठाया मैंने, डिलिमिटेशन। सिलेबस में अगर आपको ये पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर तो आपके पास भी आया, तो मैंने इतनी न्यूज में ट्रंप ने ईरान से कुछ कहा था उस दिन, ट्रंप ने कुछ और किया था, ठीक है, कुछ मर्डर भी हो गए थे, तो मैंने वही न्यूज क्यों उठाई, वाई? और उसके डायमेंशन मैंने कैसे सेट किए? सिंपल सा फंडा था, और वो डायमेंशन सेट करने के पीछे जो मेरा प्रपोजल था, सिलेबस। जब मैं न्यूज़पेपर खोलता हूं तो मैं सिर्फ सिलेबस पर फोकस करता हूं कि मेरे सिलेबस में, इसमें मेरे इंटरेस्ट का क्या है, इट डजंट मैटर मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वक्फ बिल पे नीचे आया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला है वक्फ ऐसा वैसा वैसा जैसा जैसा है। मेरे लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत से और एडिटोरियल आए थे, उसी के नीचे एक एडिटोरियल था कि भारत को पावर पैक्ट में अंदर जाना चाहिए, एक था स्कूलों की शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था डीलिमिटेशन। मुझे पता है कि इस बार चर्चा में चल रहा है, ये वो साल है जो थ्रेशोल्ड है और आना है क्वेश्चन, तो मैंने वो उठाया और उसका एनालिसिस कर डाला। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने पॉलिटी में डीलिमिटेशन पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें से कितने पार्ट तुम्हें नए मिले जब आज मैं एनालिसिस, या सारे पढ़े हुए थे? कितने लोग थे सुबह आज? कितने लोग क्लास में 7 बजे? मेरी आंखें बता रही मैं बहुत कम सो रहा हूं। हाँ जी आप बताएं, कितने पार्ट ऐसे थे जो आज आपको पहली बार पता चले? लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपने तो 2-2 पॉलिटी के टीचर खाए हैं, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि 2-2 पॉलिटी के टीचर आपके सामने थक हार के चले गए, तो इसका मतलब आपको बहुत पॉलिटी आनी चाहिए। डीलिमिटेशन में जो आज मैंने कराया है, जो उसके पॉइंट्स आपको दिए हैं, कितने लोगों को आज नए पॉइंट्स मिले जब सुबह मैं न्यूज़पेपर 360 करा रहा था? कम ऑन। हाँ आप लोगों ने क्लास नहीं देखी सर? देखी थी आपने? आप नहीं उठ पाती हैं, नहीं देखी थी क्लास, क्यों? ओह ऑप्शनल। कितने बजे? सुबह 7 बजे? वो मैं दब गया यार आपकी इच्छाओं के नीचे। हाँ जी सर आपने देखे थे? किस नाम से देखते हो, किस नाम से, आईडी क्या है? कुंदन। ऐप पे देखी या यूट्यूब पे देखी? यूट्यूब वाले तो आज कमेंट ही नहीं कर रहे थे, उनके मुंह में तो अलग ही लेवल का दही जमा था आज। ऐप वाले तो फिर भी बोल रहे थे ये सारी साल ये क्वेश्चन आया, यूट्यूब में अलग ही चलता है। कैसे लॉक है? फ्री क्लास थी सभी के लिए, तुम्हारा कैसे लॉक? ये पुराना बहाना हो गया है। हाँ, अभी ठीक कराओ। तुमने क्लास देखी? ठीक है। कौन कौन से नए पॉइंट मिले? और
बस, बाकी सब था। बोलो। मैं बहुत गारंटी ले सकता हूं, डीलिमिटेशन की व्याख्या ही बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि डीलिमिटेशन, जैसे ही बच्चे ने लिखा डीलिमिटेशन कमीशन, मैं समझ गया इसने स्किप मार के सीधे कमीशन पर गया ये, क्योंकि वही दिया हुआ है। डीलिमिटेशन की डिफिनीशन क्या होती है, सेंसस की डिफिनीशन क्या होती है। तो जब तक आप इन चीजों को छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप नहीं देखोगे, तब तक कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हमने खैर इसको एक आंदोलन के रूप में क्रिएट कर दिया, इसके साथ जगे रहो, मेहनत करो और फोकस करते हैं हम लोग। तो चलो आज का हमारा काम क्या है, आज फिर हम वापस लौटते हैं PYQ पे। चले काम धाम शुरू करें हम अपना। तो कल हमने सिलेबस किया, सिलेबस में हमने एक पार्ट उठा लिया, अब हम ज्योग्राफी को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। चले फिर एनवायरमेंट को करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए आपसे, एक डायरी चाहिए, डायरी। और जैसे डॉक्टर जब होता है, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, तो जब वो मरीज उसका डिसेक्शन ऑपरेशन टेबल पे होता है, तो वो क्या होता है, प्रॉपरली ग्लव्स पहनता है, वो प्रॉपरली वही जो है वो अपना औजार लेता है, और फिर जैसे जैसे प्रोसीजर होता है चीरने फाड़ने का वैसे करता है। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, भला डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन चीरने के लिए उसे कैंची वैची चाकू वाकू चाहिए भाई। तो हमें भी वही काम करना है। चलें शुरू करें। तो हम अभी इंडियन ज्योग्राफी में, तो कल हमने डिस्कशन किया वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पार्ट है हमारे पास। अभी तो हमने केवल प्रीलिम्स के सिलेबस पर डिस्कस किया है, मेंस तो भी बाकी है। तो पहली बात, सिलेबस को बार बार पढ़ो। तो हमने क्या देखा, प्री और मेंस के सिलेबस में इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कल देखा हमने फिर यह समझा कि इसके थ्रू यूपीएससी क्या बात करना चाहता है। तो इसके थ्रू यूपीएससी पूछना चाहता है कि भाई रिसोर्स क्या है आपके पास, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, आप बिजनेस क्या करोगे, आपका ट्रेड क्या होगा, ये सारी चीजों की। आपसे ये क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, आप कौन हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं तो हो, अभी जीवन जी रहे हो, नहीं भाई, आप सिविल सेवा में जा रहे हो। सिविल सेवा आपको पावर देती है, पावर ऑफ चेंज, पावर ऑफ टू इंप्लीमेंट, यू विल द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। समझो, मैंने कल भी बताया था, जब इस दरवाजे के अंदर एंटर करो या जब क्लास में बैठो, तो थोड़ी देर के लिए मानना करो कि तुम आईएएस ऑफिसर बनने नहीं जा रहे हो, तुम हो। अगर तुम हो तो एक आईएएस ऑफिसर होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, बैठता कैसा है, क्लास में उसका अटेंशन लेवल कैसे होता है। जैसे अभी भी इनका पेन नहीं चल रहा है, कल मैं आंसर राइटिंग की क्लास में बोल रहा था, जब तक मेरा मुंह चल रहा है तब तक तुम्हारा पेन चलना चाहिए। आप कोई भी चीज जब सुनोगे तो 11%, देखो इनका भी पेन नहीं चल रहा है, 11% याद रहता है। कल ये नहीं आई थी, इनकी समझ में नहीं आएगा कि कल मैंने आपको मोटर एक्टिविटी के बारे में बताया था, और यह बताया था आपकी सबसे बड़ी बीमारी ही इनर्शिया है। मैं लाख आपको समझा लूं, आप फिर घूम फिर कर वहीं आओगे। स्प्रिंग थ्योरी कहते हैं इसको। तो जब तक आप अपने टीचर की कही गई बात को कॉपी में लिखने की आदत नहीं डालोगे, तब तक आप एक नई हैबिट नहीं सीख पाओगे, डिस्कशन हैबिट। तो जो यूपीएससी में नोट्स वोट्स नहीं होते हैं, ये कोचिंगों के फालतू बने के पंगे होते हैं। 10,000 में से वो 2 रिजल्ट दिखा देते हैं, बाकी वो मैनेज कर रहे हैं, आजकल तो पता ही चल गया होगा, और लास्ट में बोल देते हैं भैया हमारा तो फलाना सिलेक्शन था। कोई उनसे भी पूछने वाला नहीं, रील वील चला के बच्चों को बेवकूफ बनाए रहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब तक आप डिस्कशन हैबिट में नहीं जाओगे, यूपीएससी में आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। हर चीज लिखी नहीं जा सकती। तो चलो हम एक एक करके आगे बढ़ते। तो डायरी रेडी है, चले। तो हमने सिलेबस को समझा। अब पीवाईक्यू क्या बताता है, माइक्रो टॉपिक्स बताता है। तो कल हमने ज्योग्राफी में देखा हमारे पास 2 मेजर सेगमेंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो रीजन, मैक्रो, मेसो और माइक्रो रीजन। सवाल है कि हम तुलनात्मक अध्ययन क्या कर रहे हैं, डन है। अब आज फिर से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे। चलिए, तो कल कई बच्चों का मैसेज आया कि सर इससे पहले हम लोग ये करते थे कि क्वेश्चन याद कर लेते थे कि पढ़ लिया, ये सब है, इस साल आया है। अब आज हम जो है वो क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2021 का एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। अब फोकस करने के लिए कहां कह रहा है, चलो भाई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पेज लेना है, और पेज के बीचों बीच में पीवाईक्यू कैसे इंटरसेक्ट करना है ये देखो। तो कल क्या बताया था, सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और हमारा थीम क्या है, इंडस। ठीक है, चलो भैया इंडस। अब इंडस के बारे में हम जानकारियां इकट्ठा करेंगे, पीवाईक्यू को हम चीरेंगे फाड़ेंगे। डायरी तैयार है,
चलो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। रेडी? अब कह रहा है इंडस रिवर सिस्टम पर आ जाओ भाई, इंडस रिवर सिस्टम पार्ट। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई इंडस इज नोन एज अ सिस्टम। तो इसका मतलब है ये अकेली नदी की बात नहीं कर रहा है, इसकी सहायक नदियों की भी बात कर रहा है। हिंदी में भी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा है। सिंधु की सहायक नदियां भाई साहब कौन कौन सी हैं? चलो चिपका लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या यहां देखा, जब हम सिंधु की बात कर रहे हैं तो इसकी सहायक यानी इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? चलो जल्दी जल्दी नाम लिखो। मैप उठाओ, मैप। तुम लोग कह रहे थे सर हाउ टू रीड मैप, कल कोई आया था मैप लेके। हाँ, दिस इज द वे यू रीड मैप। पीवाईक्यू और मैपिंग जोड़ दो, अलग से क्यों क्लास करनी भाई? अलग से क्लास क्यों करनी है मुझे? अच्छा लगे तो बताते जाना। अब चेनाब कहां है, झेलम कहां है, सतलुज कहां है, रावी कहां है, व्यास कहां है? चलो तुम्हें आज ज्योग्राफी से मोहब्बत करना सिखा देते हैं। चलो भाई, इंसानों से तो बहुत किया, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलो सिखा दें, एक मास्टर फ्रेम दे दें, एक बार के लिए हमेशा खत्म। वादा करो लेकिन लबासना में सबसे ज्यादा सीट मुझे चाहिए, मिलेगी? हॉस्टल पूरा चाहिए मुझे। और जब आऊं तो इतनी तेज शोर करो कि कैंपटी फॉल तक आवाज जाए। जब लबासना जाते हैं तो लबासना से पहले एक सड़क टर्न मुड़ती है राइट, कैंपटी फॉल जाती है। कैंपटी फॉल पे सब लोग जो है नाच गा के फोटो वोटो खिंचाते हैं, वहां से हम हल्ला करेंगे, कैंपटी फॉल तक आवाज जाएगी। लोग कहें झरने ज्यादा कौन चिल्ला रहा भाई, होगा? तो चलो अब करते हैं। अब करते क्या है, भारत में जब ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका होता है उसको हम जरा सीख लेते हैं। रेडी? बहुत बड़ा जादू सीखते हैं। चलो लिखो नदियां या नदी, कुछ भी, एक भी कोई भी उठा लो। होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, ऐसे उठा लो। सबसे पहले कोई जब नदी होगी तो इसका क्या होगा? सोर्स होगा। सोर्स किस फॉर्म में है? पेरेनियल है या पेनिनसुलर है? प्रायद्वीपीय है या पठारी नदी है, हिमालयन नदी है? सोर्स कहां है? सोर्स का स्ट्रक्चर लिखो। सोर्स कोई लेक भी हो सकती है, हां, कोई ग्लेशियर भी हो सकता है, हां, कोई उद्गम यानी श्रोता जिसे हम लोग कहते हैं स्रोत, सोर्स, जैसे अमरकंटक हो गया, कोई सोर्स हो सकता है। हो सकता है? यस सर। तो जैसे ही कोई नाम लिखो सोर्स मिले, तो सबसे पहले ज्योग्राफी, जियोग्राफी यानी भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ज्योग्राफी कहता है व्हाट, क्या। तुमने लिखा क्या, मैं बिल्कुल इसके सिद्धांत पे। स्कॉलर कहते हैं ज्योग्राफी का अगला मतलब होता है वेयर। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग वेयर। मैप का क्या मतलब है? मैंने कहा अभी देखो कि सिंधु कहां है, तो तुमने मैप खोल के देख रहे हो ना कहां है, या मैंने तुम्हें टिकट कटा के भेज दिया, चलो 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ, वहीं पे गॉर्ज पे खड़े होकर फोन करना हमें, नहीं ना। सो ज्योग्राफी कहता है वेयर। अब जितनी नदियां उनके उद्गम, आपने कहा सर राकसताल हो गया, सर मानसरोवर हो गया, देखो तो कहां है, सर गंगोत्री देखो तो कहां है। वेयर मतलब माइक्रोवेयर, मैक्रोवेयर। अब सिखा रहा हूं, सीखो, दिल से लिखना, एक भी मेरा वर्ड छोड़ना नहीं। इसके बाद तुम्हें जिंदगी में ज्योग्राफी में कोई तुम्हें टक्कर नहीं देने वाला होगा। और अभी एक नदी का एग्जांपल उठा के मैं तुमसे कम से कम 12 क्वेश्चन करा के निकलूंगा इस क्लास से, पीवाईक्यू, जरा देखते जाओ। वेयर, अब वेयर दो तरीके का, मैक्रोवेयर और माइक्रो। मतलब भाई ये झील की लोकेशन कहां है, ये जो ग्लेशियर की लोकेशन क्या है, फिर वो किसी ना किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में पड़ रहा होगा ना, यानी सूक्ष्म स्तर पर कहां है, वृहद स्तर पर कहां है, बना दिया। या वो किसी पर्वत श्रृंखला, ग्लेशियर है तो किसी पर्वत श्रृंखला पे होगा, कौन वाली पे है। मैं तुमसे पूछूं कि बालतोरो कहां है, मध्य हिमालय में है, वाह हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, अब तुम सर खुजाओगे, अरे यार ये तो ध्यान ही नहीं दिए कौन से हिमालय में। हिमालय के तो कई हिस्से हुए ना, तो कौन से पार्ट में है। तो आपको यह समझना पड़ेगा माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। वेयर स्थान, तो इसको बोलेंगे स्थान। चलो भाई, नदी अपने उद्गम से निकली, तो जब निकलती है तो यह 3 हिस्सों में बंटती है। पहला
अगर ये पर्वतीय नदी है तो पर्वत से होकर बहेगी, फिर ये मैदान से होकर बनेगी प्लेन, फिर ये डेल्टा से होकर जाएगी। यानी माउंटेन प्लेन एमपीडी, माउंटेन प्लेन और डेल्टा, यानी समुद्र में जब मिलेगी, जरूरी नहीं डेल्टा हो, ये ओशियन में जाकर कहां मिले, तीन। अब इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात, फिर ज्योग्राफी में कहां, पर्वत के कौन से हिस्से में बह रही है, मैदान के कौन से हिस्से में बह रही है, और डेल्टा में। कल की क्वेश्चन में था ना कि फलाना नदी विसर्प बनाती है, था कि नहीं था? तुमने ध्यान दिया वो कह क्या रहा था? तुम्हारा ध्यान था कृष्णा नदी पे, ठीक है, कोलेरू झील पे, लेकिन वो कह रही थी कि नदी जो है विसर्प बनाती है। विसर्प कहां बनाएगी? यहां बनाएगी क्या? विसर्प कहां बनाएगी? जब ये मैदान। तो भाई साहब सबसे पहले तो वेयर, यानी कहां, फिर इसके बाद इसके गुण लिख दो, तीनों में क्या क्या कर रही है ये नदी, सिर्फ एक नदी के पीछे, कहां डेल्टा बना रही, कहां एस्चुरी बना रही, कहां विसर्प बना रही, कहां वी शेप वैली बना रही है, इसके किनारे किनारे क्या चीज हो सकती। फिर अब नदी जब बही तो नदियों के किनारे होते हैं शहर, नदियों के किनारे होता है, इसको बोलते हैं शहर, नहीं बोले, इसको बोलेंगे सेटलमेंट। क्या बोलेंगे? सेटलमेंट। अधिवास, यानी मनुष्यों के रहने का जो प्रारूप होता है उसे अधिवास कहते हैं, पढ़ा है ना एनसीईआरटी में, उसे अधिवास कहते हैं, सेटलमेंट। अब सुनते जाना, अब ये सेटलमेंट जो होगा वो कई प्रकार का होगा। एंशिएंट क्या था? कोई भी सभ्यता सबसे पहले नदी घाटी सभ्यता थी ना। एंशिएंट क्या होगा? आ जाओ, मॉडर्न क्या होगा? मॉडर्न में भी दो तरह के शहर होंगे, एक औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल, और दूसरा सांस्कृतिक। महाकुंभ कहां लगा था? इंटैंजिबल हेरिटेज है ना, वो अमूर्त धरोहर है यूनेस्को की, कहां लगा था? प्रयागराज में ना। तो भाई साहब कहीं उद्योग होगा और कहीं सांस्कृतिक शहर होगा, बना लो कहां कहां क्या क्या है। अच्छा आगे चले, अब इंसान होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जहां पर औद्योगिक शहर होंगे वहां पर आएगा पॉल्यूशन, आएगा। तो जब पॉल्यूशन होंगे तो प्रकार होंगे, टाइप्स, ठीक, यहीं से निकाल लें, प्रकार होंगे। सबसे पहले पॉल्यूशन किस तरह से होगा? क्या हो रहा है? गंदा पानी, सीवेज, केमिकल। तो हम लोगों ने सोनभद्र वाला पढ़ा था ना, तो क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, क्या बोलते हैं उसको? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इतना मिला दिया, क्या बढ़ गया सोनभद्र के पानी में? फ्लोराइड पढ़ाया था ना, गुड, फ्लोराइड पढ़ाया था। आर्सेनिक तो बलिया में था, कहां दिमाग चला गया? पूरा फ्लोरोसिस पे पूरा सेगमेंट, पूरी क्लास ली थी, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसीलिए प्रदूषण मत चिल्लाओ, टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बात करो। कहीं पर मरकरी है, कहीं पर फ्लोराइड है, कहीं पर कैडमियम है, कहीं पर फ्लोराइड है, कहीं पर कोई और प्रकार का। जब आप कानपुर से जाते हो जहां चमड़ा धोया जाएगा, वहां टेनरी से जो है ऐसे तत्व निकलेंगे जो ऑर्गेनिक रूप में, खून है, मांस है, वो उसके साथ जाकर मिलेगा। तो उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरह के हैं, राइट। फिर प्रदूषण है तो सरकार है, ठीक, सरकार है, यानी बोले तो कानून है। तो ये बताओ कौन कौन से लॉज काम करते हैं? वो तो एक जगह काम कर रहा है। भारत में कौन कौन से नदियों के पॉल्यूशन को लेकर बोर्ड बने हुए हैं, कौन कौन से कानून हैं, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कानूनों की जानकारी है कि नहीं है? भाई नदी है तो जलीय जीवन भी होगा, तो कौन कौन सी एक्वेटिक लाइफ है, उनको किस प्रकार नुकसान हो रहा है। चलें आगे, कुछ मजा आ रहा है? अब आ जाओ नेक्स्ट। जब नदी बह रही है तो नदी के पानी का हम इकोनॉमिक वैल्यू करना चाहते हैं,
सो हम इकोनॉमिक वैल्यू को निकालने के लिए हम डैम्स बनाएंगे। कौन कौन से डैम्स हैं पूछा जाता है ना, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल। बताने की जरूरत तो है नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया यूपीएससी में, जरूरत है नहीं। गंगा सागर, ठीक है, हीरा कुंड डैम कहां पर है, मैचिंग करने के लिए कितनी बार क्वेश्चन आया, वो तुमसे बता रहा है कि ऐसे पढ़ लो, हम पूछेंगे यही। आज के बाद तुम्हें नदी को लेकर परेशानी नहीं होगी। तो भाई मैं डैम्स बनाऊंगा, डैम्स बनाऊंगा तो डैम के यूजेस भी तो होंगे। क्या मैं उस पर पापड़ तलने के लिए थोड़ा डैम बना रहा हूं। तो जहां डैम होता है तो डैम का टाइप क्या है, जब से मान लो चाइना का 3 गॉज डैम किस प्रकार का डैम है, होवर डैम किस प्रकार का डैम है, भाखड़ा नांगल किस प्रकार का डैम है, रिहंद किस प्रकार का डैम है, पुरानी टहरी किस प्रकार का डैम है। बोले डैम तो डैम होता है, नहीं भैया, डैम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर अगर डैम है तो यूज भी है, किस लिए यूज किया जाएगा, पन बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन को हम जो रिजर्वायर के लिए यूज नहीं कर रहे, हम बाढ़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोयले से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ओल्ड टहरी में हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज क्या है उसका, स्पेसिफिक यूज क्या है। नॉट ऑल डैम्स फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज, समटाइम्स द डैम इज मेड फॉर द प्रिवेंटिंग फ्रॉम द फ्लड्स, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूज में क्या उसका यूज है, इरिगेशन में उसका क्या यूज है, हो जाएगा। चलो, जब डैम बना दोगे तो एक और कंसर्न आ जाएगा, एनवायरमेंटल कंसर्न। तो जब डैम बनता है तो उसके पीछे रिजर्वायर बनता है, उस रिजर्वायर का नाम क्या है। अब मैं पूछूं कि सरदार सरोवर झील कहां है, इज इट ए नेचुरल लेक और मैन मेड लेक, मानव जनित है या प्राकृतिक है, कित्थे है, कौन सी नदी पे है। पूछ रहे हो बता रहे हो, पहले तो ये कंफर्म कर लो। क्वेश्चन है ना, नहीं पता, नहीं पता, ज्योग्राफी खत्म कर चुके हो, कहां है, लोकेशन क्या है उसकी, किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। नहीं ना, इसी वजह से, क्योंकि तुम ज्योग्राफी को टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के पढ़ रहे थे। ये सारी रिवर जर्नी से निकल कर आए। चलो आगे करें। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, कौन कौन से कंसर्न है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने फीचर्स देख लिए, कौन कौन से गुण हैं, भौगोलिक फीचर्स कौन कौन से हैं। जैसे जब कोसी के बारे में पढ़ोगे तो कोसी क्या करती, कटाव करती है, ब्रह्मपुत्र कटाव करेगी। अब नदी है तो नदी का एनवायरमेंट क्या है, जलीय जीव कौन कौन से होंगे, जीव हैं तो उसके संरक्षण के प्रयास भी होंगे, क्योंकि मानव से ही बचाना है और मानव को ही बचाना है। तो संरक्षण यानी उसको कैसे आप प्रिजर्व करके रखोगे। क्लियर। आगे, नदी बह कहां से रही है। नदी भी दो तरह की होती है, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल रिवर। तो स्वरूप क्या है इसका, फॉर्म ऑफ रिवर क्या है। अगर ये अंतर्देशीय है, देश के अंदर बह रही है, सो कौन कौन से स्टेट से बह रही है। अगर ये इंटरनेशनल है तो कौन कौन सी कंट्रीज से बह रही है। स्टेट से बह रही है तो डिस्प्यूट भी होगा, तो वो डिस्प्यूट क्या क्या है, चाहे सतलज हो गया, चाहे कावेरी हो गया, सिंधु हो गया, तीस्ता हो गया। तो डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट्स होंगे तो रिड्रेसल बॉडीज भी होंगी, उसको सुलझाने के लिए कोई तो बॉडी होगी, कोई तो निकाय होगी। उसका स्टेटस क्या होगा, वो बॉडी जो है उसका स्टेटस क्या होगा। फिर
हम इस नदी को जब इकोनॉमिकली यूज करेंगे तो हम सबसे पहले वाटरवेज को यूज करेंगे, यानी जलमार्ग। तो कौन कौन सी नदियों पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं, वाटरवेज बनाए गए हैं? हो सकता है, हो सकता है ना। फिर नदियां हैं तो इसको लेकर कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। पहला, कौन कौन सी नदी भारत में बाढ़ के लिए जानी जाती है, फ्लड? फिर नदी जोड़ो परियोजना यानी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में, आरएलपी में, नदियों को जोड़ने की परियोजना में कौन कौन सी नदियों को आगे किया जा रहा है? हमारे एक स्टूडेंट ने लिख रहे हैं वेयर टू स्टॉप इन LWMI। आप पढ़ाना कहीं से स्टार्ट करते और खत्म कहीं, क्या करे सर? हाँ? नहीं, उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली है सज्जन है, तो इन्हें इतना सोचने की आदत तो पड़ी नहीं है। कोचिंगें क्या करती हैं, PDF पकड़ो अब बाबू लिखो फलाना फलाना ठिकाना करके खत्म कर दो। तो एक्चुअली LWMI सोचने की प्रवृत्ति है, आपको इन्वॉल्व करता है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे। अब मान लो जैसे ये सब चीजें जो आ गई, ये नई रिपोर्ट से आएगी, कहां तुम्हें 10 साल पुरानी माजिद हुसैन इसका जवाब दे रहा है। कोई कानून आ गया तुम्हें एनवायरमेंट की बुक से मिलेगा, लेकिन यूपीएससी ये थोड़े ना कहता है कि भैया तुम्हारा एनवायरमेंट का क्वेश्चन है या तुम्हारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। उसका कहता है क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, खत्म हो गई बात। सो थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत लोगों को सोचने से डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, so, अब ये थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, थोड़ा अपने दिमाग को संभालिए सर। और यूपीएससी में पहले भी मैंने कहा था, मेरे स्टूडेंट ने एक पोस्टर बना के भेजा था कि कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती, होता है तो सिर्फ विजेता। इस बात को याद रखना और लिख लेना, कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती है। यू कैन नॉट से कि मैं 10 घंटे पढ़ाऊं तो मैं टॉपर बन जाऊंगा, या वो 8 घंटे पढ़ा है तो वो फेलियर होगा, नो। या मैं ये लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा तो मैं आईएएस टॉपर बन जाऊंगा। लक्ष्मीकांत पढ़ने वालों ने इस बार प्रीलिम्स दिया था तो उनको पता चल गया होगा क्या हुआ था, सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट से आए थे। सो फिर क्या करोगे, चले जाओगे दुनिया छोड़ के? नहीं भाई, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। सो कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती, होता है तो सिर्फ विजेता। दुनिया में अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो भाई साहब सब बढ़िया है, नहीं क्रैक किया कोई पूछने वाला नहीं आपको, आपकी अच्छी से अच्छी चीजें भी बुरी बन जाएंगी। सो देयर इज अ नो लिमिट। तो अगर आप में से कोई अपने दिमाग में लिमिट लगा रहा है कि मैं विपिन चंद्रा पढ़ लूंगा और मॉडर्न इंडिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो स्पेक्ट्रम बिकती ही नहीं। लेकिन बच्चा स्पेक्ट्रम भी पढ़ता है कि नहीं? अगर माजिद हुसैन पढ़ने से ज्योग्राफी क्वेश्चन हो जाते तो नाटमो क्यों पढ़ते हैं, मेटलस क्यों पढ़ते, हम चतुर्भुज मामूरिया क्यों पढ़ते? हो जाता हमारा एक किताब से। तो ऐसे बच्चे 2-3 साल बाद सीख जाते हैं, तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक इनको समझ में आ जाता है। चलो खैर, अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नदी है तो जब हमने देखा कि ये बह रही है, तो जब ये बहेगी तो हो सकता है किसी जंगल से बहे, किसी नेशनल पार्क से बहे। इसका जब फ्लो होगा तो किसी नेशनल पार्क से होकर जा सकती है, किसी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर जा सकती है ना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये किसी ना किसी जीव के संरक्षण के लिए होंगे। तो उसमें कौन सा जीव बहुत इंपॉर्टेंट होगा? भाई हर जगह हर कोई नहीं पाया जाता, कहीं शेर पाए जाएंगे, कहीं सिंगल हॉर्न राइनो पाए जाएंगे, कहीं पर हिरन पाए जाएंगे, होगा ना। तो आखिर वो बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से बर्ड्स, कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करती है? राइट? ये रही नदी, अब पढ़ो।
क्या चीज? हाँ, ट्रिब्यूटरी। वो जब हम यहां से शुरू करेंगे ना, सोर्स से बहेगी, तो इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, यानी इसकी सहायक नदियां। पहाड़ों पे क्या फीचर्स बनाएंगे, प्लेन्स पे क्या फीचर बनाएंगे, डेल्टा पे क्या फीचर बनाएंगे, तो तय करेगा ये ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है। पूरब से बह रही, हां, क्या रह गया? एथिक्स है ना। जब पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तो हमारा, आपको पता होगा एथिक्स के सिलेबस में एनवायरमेंटल एथिक्स पे रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या नदियों को सरकार गंदा कर रही है? ये दिल्ली वाले यमुना यमुना चिल्ला रहे 25 किलोमीटर में लिविंग डेजर्ट हो गया, वो प्लास्टिक सरकार ने डाले थे, वो गंदे नाले सरकार डाल रही है, वो चिप्स के पैकेट तुमने उड़ाए कि सरकार ने उड़ाए? तुम अपने जलराशियों के बारे में कितना इंगित हो, जय मां गंगे, और उसी में साबुन साबुन धो धो के। मैं गया वाराणसी, वहां लिखा हुआ है घाट पे कि यहां कपड़े ना धोएं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वहीं बैठा हुआ हूं मैं, और वहीं नहा के निकला, कपड़ा धोना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता कि भैया इनको कौन सी भाषा में समझाया जाए। और ऐसे 10 लोग वहां पर हैं घाटों पे इतना, जबकि अब तो स्वच्छ भारत अभियान में इतनी साफ सफाई वाले लगातार लगे हुए हैं, तो भी गंदा करके बैठे हुए हैं लोग। प्लास्टिक की बोतल तो ऐसा फेंकते जैसे लग रहा है उसमें चिट्ठी भर के किसी प्रेमिका को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे, यहां चली जाएगी, कि किसी दिन वो निकलेगी, लोग पाएंगे ये साहब कहां रहते हैं, वो दौड़ी चली आएंगी, इनका जो है ऐसा जो है, ऐसा पानी की बोतल कहां, गंगा में कहां बहा रहे हो भाई? और नहाने से पहले जय मां गंगे, जय पुण्य, सारे पाप मिटा दो माई, और उसी को ही मिटा के चले आते हैं। तो ये तो हमारी स्थिति है। तो सवाल है, वेयर इज द एनवायरमेंटल एथिक्स? अपने प्राकृतिक संसाधनों को साफ करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक है ना, है कि नहीं है? मूलभूत हमारे जो फंडामेंटल कर्तव्य है, उसमें अपने पर्यावरण की साफ सफाई, अपनी नदियों की साफ सफाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। पेपर 2 एनवायरमेंटल एथिक्स का पार्ट है। चलिए, तो अब नदियों को इस रूप में पढ़िए। अब ये फ्रेम बना लिया, अब हर नदी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आप करें, अब देखो PYQ जहां जहां जाएंगे, तो फिर हम उठाएं इंडस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू, ध्यान से अब आप सीखो क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। जब आप लोग प्रीलिम्स देने जाओगे, आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए टाइम बहुत मिलेगा। रिलैक्स, टेक पेंसिल और डिफरेंट कलर का एक पेन ले लो, एक पेंसिल और रबर जरूर लेके जाना। जब क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ना। ये कहता है विद रेफरेंस, बल्ब जल जाना चाहिए कि ये मैं किसी के संदर्भ में मुझसे बात कर रहा है। कह रहा है कि फोकस करो यहां पे, इंडस रिवर सिस्टम। इसने वर्ड किया इंडस रिवर नहीं, सिस्टम, यानी ये पूरे तंत्र की बात कर रहा है। तो जब हम इसमें गए थे, तो यहां पर जब हम यहां बहाव कर रहे थे, तो हमें इसका बेसिन भी पता होना चाहिए। तो बेसिन के अंदर सभी कुछ आ गया, आपको पता ना, ड्रेनेज सिस्टम में। अच्छा, एक चीज और जोड़ लेना, जब नदियां अपने सोर्स से बहती हैं तो इनका एक ड्रेनेज पैटर्न भी होता है। क्या होता है? अपवाह स्वरूप कहते हैं उसको, कि किस तरीके से बह रही है, पैरेलल बह रही है, डेंड्रेटिक बह रही है, ट्रेसेस के फॉर्म में बह रही है, किस रूप में बह रही है। तो गए सिस्टम, द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच ज्वाइन द इंडस डायरेक्ट। अब सहायक नदियों के बारे में बात की, तभी इसने सिस्टम के बारे में बात किया था। Among the following which one is the such river that joined the Indus directly? कहता है इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंध को डायरेक्टली ज्वाइन करती है? चेनाब, झेलम, रॉम्बी या सतलुज। अब अगर आपने, जिसने कल भी पूछा था मैप कैसे पढ़ें, अगर आपने किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियां, जो नदियां हैं सहायक नदियों के साथ भी सेम काम होगा। जैसे गंगा, तो गंगा में क्या शुरुआत से गंगा जानी जाती है? तो देवप्रयाग में क्या है, कर्णप्रयाग में क्या है, कौन सी नदी किसके साथ जो है कॉन्फ्लुएंस कर रही है, मिल रही है, कौन सा तीर्थ स्थान वहां पाया जाता है, किस जगह पड़ता है, राइट। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 नदियों में से 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच ज्वाइंस द इंडस डायरेक्टली, कि बाकी की जो 3 नदियां वो एक नदी में आकर अपना जल गिरा देती हैं, फिर ये आगे जाकर उससे मिलती है।
तो पूछ रही है कौन सी नदी है जो डायरेक्टली इंडस से जाके मिल जाती है, डायरेक्टली, इधर उधर से नहीं जाती है। तो ये वही कर सकता है जिसने उस नदी की यात्रा को पढ़ा है। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये 2021 का कल वाला क्वेश्चन आपने देखा था कि इसी की सहायक नदियां कौन सी झील से निकल रही है, कौन सी झील से बह रही हैं। कल क्वेश्चन पूछा था ना, देखो कल यही वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे थे ना। ये 2023 का क्वेश्चन है, वो 2021 का क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर मैं एक बार तमीज से पढ़ लूं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम आधी अधूरी जानकारियां पढ़ते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं कि कैसे जल्दी से आईएएस बने और जाके कल ही देश बदल दें। एक तो सपनों का लोड इतना ज्यादा है, और इधर देश बदले, उधर घर के हालात बदले, और उधर दहेज में, अब समझ ही लो, है ना, सारे ख्वाब जल्दी जल्दी आदमी पूरा करना चाहता और जल्दी जेल जाए, खत्म हो, बवाल ही खत्म हो, जल्दी सस्पेंड हो, अब मामला खत्म हो। चलो, इतनी जल्दी में जाने की जरूरत नहीं है, सावधानी हटी, लड्डू पूड़ी बटी। चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रिवर की ही जर्नी को यहां पूछ रहा है 2 बार। तो अगर हमने एक बार उस झेलम के, चेनाब के पूरे सोर्स को, कहां से बह रही है, रास्ते में कौन मिला, कहां नहीं मिला, अगर एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए खत्म। पूछो क्वेश्चन कितना पूछना है। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल गैस रिसोर्सेस फाउंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से, हाँ जी सर, मैं आंसर पे कहां तुमसे डिस्कस कर रहा हूं, ये पीडीएफ है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन और उसके आंसर्स पे। ये सभी सहायक नदियां हैं ना, सिस्टम का पार्ट है, इनका सोर्स तुम्हें पढ़ना है। ये कहां से नहीं, मैंने सॉल्यूशन कल भी मना किया था, सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, फोकस ऑन क्वेश्चन इटसेल्फ। तुम्हें लग रहा है यही वाला क्वेश्चन दोबारा पूछेगा, आदतों से निकलो, गदाधारी भीम, आदतों से बाहर निकलो। यहां जो बात हो रही है उस पर फोकस करो। सवाल है कि जर्नी ऑफ रिवर तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आ जाओ नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया द शेल गैस रिसोर्स फाउंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, ठीक है। अब तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो सेगमेंट है रीजन ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा क्षेत्र है, शेल गैस रिसोर्सेस फाउंड। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इससे क्या काम करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहां से, जब मैं रिसोर्सेस के बारे में बात करूंगा, इसके नोट्स कैसे बनाने देख लो, ठीक है। तो रिसोर्सेज में मैं यहां पर बात करूंगा शेल गैस की, शेल गैस। सबसे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना तुम्हारे लिए ट्रॉफी नहीं है। ये शेल गैस होती कहां, क्या है, मिलती कहां है, वेयर। ज्योग्राफी में वेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट, ये होती क्या है, पहला तो हमने ये किया, फिर ये मिलती कहां है, वेयर। लेकिन ये होती कैसी है, शेल गैस होती कैसी है। नाउ डिफाइन मी, गैस हैज द डिफरेंट एलिमेंटल कंपोजिशंस। एलपीजी भी एक गैस है, सीएनजी भी एक गैस है, और पेट में जो बनी वो भी एक गैस है। तो शेल गैस का कंपोजिशन क्या होगा, ब्यूटेन होगी, प्रोपेन होगी, आइसोटेन होगी, मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। बताओ बाबू क्या होगी। और अगर मुस्कुरा रहे हो, नहीं पता शेल गैस का कंपोजिशन क्या है, वो जलती कैसे है, कौन सी गैस आग लगा देती है उसमें, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा, साइंस में पूछेगा ना। तुम्हें लगता है कि कोई सब्जेक्ट होता है साइंस, कोई सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, बचपन से तो यही अंडे फूट के निकले हैं तुम्हारे कि भैया हम यहां से हम यही सोच के आए, सर ज्योग्राफी कब खत्म करेंगे सर, देयर इज नो सच सब्जेक्ट। यूपीएससी में टॉपिक्स होते हैं। तो भाई साहब, जब शेल गैस पढ़ रहे हो तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। पहला तो शेल गैस शब्द को ही आप SWC करो, फिर इसके बाद ये कह रहा है रीजन ऑफ इंडिया। फॉरगेट द क्वेश्चंस यार, क्वेश्चन को भूल जाओ। ये कह रहा है कि भाई शेल गैस, इसका मतलब राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये कम से कम, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार अलग अलग तरीके से।
एक बार पूछा है कि किन तरह की चट्टानों के मध्य में सेल गैस पाई जाती है। इसमें पूछा है कहां पाई जा रही है। फिर साइंस में पूछा है कि इसमें ज्वलनशीलता कौन सी गैसेस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पूछा गया है, क्योंकि बार बार इस पर बात हो रही है। तो सेल गैस क्या है, सेल गैस कहां पाई जा रही है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो कहां पाई जा रही है, किस प्रकार की चट्टानों के मध्य पाई जा रही है। अब आ जाओ, ये रिसोर्स कैरेक्टर क्या है इसका, इज इट अ क्लीन एनर्जी, इज इट अ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, शेल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, शेल गैस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, शेल गैस इज अ क्लीन एनर्जी, जवाब दो। इज इट फॉसिल फ्यूल? कीर्ति, फॉसिल फ्यूल है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सेल गैस फॉसिल फ्यूल है या सेल गैस रिन्यूएबल एनर्जी है? देखो आदित्य का आंसर भी आ गया, 2014 में क्वेश्चन आया है। हम्म 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 नहीं पता, नहीं पता, तो फिर अता पता तुम्हारा खराब हो गया, फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा। पीवाईक्यू दिन में 2 ही करो, पूरे साल भर करो। जितने भी बच्चे सुपर 50 जीरो टू हीरो जिनको 26 देना 27 देना है, एक साल में 365 दिन होते हैं, 65 छुट्टियां काटोगे 300 दिन होते हैं। 300 दिन में अगर 2-2 क्वेश्चन भी करोगे ना तो 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन का जब डिसेक्शन करोगे तुम्हारे पास 6000 क्वेश्चन तैयार होंगे। अब मजाल है कि तुम कहोगे कि यूपीएससी का पेपर मुझसे पूछ के बनाया जाएगा। बताओ पूछो कहां पूछना है तुम्हें। तुम लोग रेस का पार्ट हो गए, अरे यार जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराएं। पूरे गुरुकुल में भी गिरेबान हमारा पूरे पकड़े रहे साल भर, सिलेबस यहां नहीं खत्म होता। ठीक है, खत्म तो बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पर चलो, तो अब जैसे किसी ने कहा दिस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? क्या अगर मैं सेल गैस इस्तेमाल कर लूं तो अपने आप भर जाएगी, फिर से सुबह उठेंगे तो वापस आ जाएगी? आंसर देते समय सोचना पड़ता है। तो सेल गैस की एनर्जी टाइप क्या है, नहीं पता तो खोजेंगे ना, खोजेंगे। फिर कह रहा है रीजन्स ऑफ इंडिया, तो कहां कहां पाई जाती है, कहां कहां? तो कहां कहां का मतलब होता है प्लेसेस, प्लेसेस जगह, स्टेट। लेकिन कहां कहां का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां हमारे यहां नोएडा में कहां नहीं पाई जा रही है, तो इसका मतलब वहां कुछ ऐसी बात रही होगी कि जब ये सेल गैस केवल वहीं पाई जा रही है, राइट। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो ये सब तो तीनों नदियां दिख रही मुझे, या खाड़ी दिख रही है, या तो दलदल है या पानी है, राइट। चलिए, तो ये भारत में पूछ रहा, तो विश्व में सबसे बड़ा सोर्स किसके पास है? नहीं पूछ सकता क्वेश्चन, नहीं पूछ सकता। अमेरिका ने भारत से डील किया है सेल गैस बेचने के लिए, पता है? ये करंट अफेयर्स पढ़ते क्यों हो? द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ द सेल गैस कहां पर है? अमेरिका के पास। वहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है इसकी, और अमेरिका दुनिया में सबसे कम दाम पर ये इसको बेचने के लिए रेडी है, नई मार्केट खोज रहा है वो। अभी भारत ने हाल में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया अमेरिका के साथ सेल गैस के लिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीएम एंड सेल गैस? सीबीएम क्या है? सीबीएम क्या है? कोल बेड मेथन, ये दिलाने की जरूरत है, एग्जाम में आया है। कोल बेड मेथन ये भी एक गैस है, जहां कोयले की खदानें होती है वहां पर ये गैस ट्रैप रहती है, कोल बेड मेथन। चले
आगे बढ़ने से पहले कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लो। सेल, हाँ सेल गैस, अब आप पता करो ना, ये तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन अभी तक दिमाग में क्यों? इतने क्वेश्चन किसने किए थे इस क्वेश्चन को देख के? ये तो उस दिन हमने ऐप पे अपलोड भी करा दिया था। कितने लोगों ने इतने क्वेश्चन निकाले इसको? कितने लोगों ने निकाले? बस इतना कर लो, काम हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आंसर बाद में करना। फिर यहीं पे आ जाता है मैप। आपने देखा कैम्बे बेसिन, आपका फोकस रहेगा यार इसमें सही वाला आंसर निकालें और खत्म करें। सबसे पहले देखो मैप उठाओ और कैम्बे बेसिन कहां है, कुछ खास बात है वहां पे। फिर देखो कावेरी बेसिन कहां है, कहां है कावेरी बेसिन? उस दिन दिखाया था ना मैप पे, नाटमो की क्लास में। पहली बार किसी ने ज्योग्राफी और मैपिंग को एक साथ मर्ज करके नाटमो में पढ़ा रहे हैं। ये हिंदी में भी है भाई, ये लो। एक तो हिंदी इंग्लिश से लोग बहुत परेशान रहते हैं। ओजांग कैप पे हिंदी इंग्लिश दोनों पे है, अपलोडेड है, लो हिंदी में परेशान ना हो। कैम्बे बेसिन मिला? सबसे पहले मैप करो कावेरी बेसिन कहां है। केजी बेसिन इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक सिंगल क्वेश्चन है। यूपीएससी में ना इन्हीं क्वेश्चन को बेस बनाते। कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। रिलायंस को यहां सबसे बड़ा गैस का भंडार मिला था और उस साल ये क्वेश्चन आया था। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसके ऑप्शन को छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, इस वे में आप पढ़िए, धमाका मचा देंगे। तो क्या है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। सबसे पहले आप इन तीनों को मैप कर लीजिए, आपका इतना टाइम बचेगा। आप जो पढ़ते जाए उसको निशान लगा दीजिए। और मैप कैसे करना है? स्टिक नोट लगा दीजिए। स्टिक नोट लगाइए, हाईलाइट करिए, हाइलाइटर थोड़ा गाढ़ा वाला यूज करिए और वहां पर पेंसिल से लिखिए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। फिर से देखो क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ क्या बताया था? नदी है तो नदी जोड़ी जाएगी। 2016 का क्वेश्चन हम कर रहे थे, 2021 का क्वेश्चन कह रहा है विच लिंकिंग ऑफ द रिसेंटली लिंकिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन। नदियों के जितने क्वेश्चन कराऊंगा अगर उसके बाहर चला जाए तो बताना कि हाल ही में कौन सी नदी को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत हुई है। भाई नदी जोड़ने की परियोजना को लेकर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। क्योंकि राष्ट्र आपस में राज्यों में विवाद है जल बंटवारे को लेकर, तो जल बंटवारे को लेकर जो काउंसिल्स बनी, परिषद बनी हुई है, वो जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसकी वजह से नदियों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पूछ रहा है हाल ही में 2016 के समय में कौन सी नदी जिसको जोड़ने की बात। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आज मैं पूछूं, हाल ही में कौन सी नदी पे दोबारा नदियों को जोड़ने की बात हुई, नाम बताओ। केन बेतवा। उस साल किसका हुआ था? गोदावरी कृष्णा। तो देखो कहां है ये, कहां है? अभी पढ़ाया ना, ये हमारे एक स्टूडेंट थे, बेचारे कह रहे थे कि कहां खत्म होता है। देखो भैया खत्म तो नहीं होता, लेकिन तरीका हमें पता चल जाता है। नाम भूल गया इनका, कहां चले गए बेचारे। गौरव कुमार जी हैं, ठीक है गौरव कुमार जी। अब आप देखिए तो हाल ही में क्या हुआ, जाने का वक्त हो गया, चलो भाई। अब रिवर लिंकिंग का क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अगर हम एक नदी को पढ़ते समय जो मैंने अभी आपको यहां मेथड बताया है, अगर मैं इसको सुपर इंपोज कर दूं, मजाल है क्वेश्चन बाहर चला जाए, मजाल है क्वेश्चन इसमें और जोड़ दो। संसाधन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हालांकि है ही है संसाधन। तो गैस कहां मिल रहा है, सेल गैस कहां मिल रहा है, उठा के डाल दो। मुहाना इसका कहां है, खत्म करो इसको, बवाली खत्म करो। तो ये दिखाई पड़ रहा है। अभी देखते जाना कितने क्वेश्चन, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एक बार एक मेथड डेवलप कर लो, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस एक बार की मेहनत है। स्मार्ट वे पीवाईक्यू ऐसे पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन और कर लें।
कर लें, 2014 का क्वेश्चन है। वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर, आर्द्र भूमियां, तो नदी दलदली भूमि से निकलती है, कई बार पानी सोखते का काम करती है, बताया था। ठीक है, तो नदियों के किनारे किनारे वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे झीलें होती हैं, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ, एक लेक्स का ही फॉर्म होती है वो, लेकिन उसमें क्या होता है, ये एक ऐसा खास भूमि होती है, लैंड और वाटर दोनों, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों बॉडीज वहां पे होती हैं। अब 2014 में कह रहा है वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, हरिके वेटलैंड, ब्यास और सतलुज। तो नदियां कई बार ऐसी जगहों से बहती हैं जहां पानी की गति धीमी हो जाती है। जब आप मैदानों में या मैदानों से डेल्टा की तरफ जाओगे तो वेटलैंड्स बनाएगी, पानी की गति धीमी हो जाएगी, जमीन थोड़ी दलदली हो जाती है, तो पानी रुकने लगता है। लेकिन ये बहुत खास इकोसिस्टम होता है, वेटलैंड्स जो है बहुत खास इकोसिस्टम होता है। ये क्या काम करता है, पानी के छन्नक के रूप में काम करता है। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जो है इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। तो हरिके वेटलैंड ब्यास और सतलुज के बीच में, केवलादेव घाना। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत लोग जल्दी होंगे, ला लेट्स सी द आंसर एंड फाइंड द, नहीं भाई, हरिके वेटलैंड है कहां? तो अभी क्या करना है, सुनो ध्यान से बाबू, ये होता क्या है, होता क्या है, वेटलैंड किसे कहते हैं? वेटलैंड आर्द्र भूमियां कहते किसको हैं? तो पहले इसका फीचर लिखो, फीचर, ठीक है हो गया, वेटलैंड हो गया बाबू। इसके बाद वेटलैंड को, अभी लास्ट ईयर इंटरनेशनल वेटलैंड ईयर मनाया गया भारत में, तो ये बताओ नेशनल और इंटरनेशनल कौन कौन से वेटलैंड से संबंधित कन्वेंशन, समझौते हैं, ट्रीटीज हैं, होगा ना? वेटलैंड का इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम में, पारितंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है? मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स आर द गुड फॉर द बर्ड सेंचुरीज, बड़ी खास बात होती है, ये पक्षी अभयारण्य के रूप में जाने जाते हैं। तो जब पक्षी अभयारण्य के रूप में जाने जा रहे हैं तो खास पक्षी के लिए जाने जाते होंगे, तो वो पक्षी है कौन सा, बर्ड है कौन सा? बस रेड फ्लेमिंगो बताने की जरूरत नहीं है, साइबेरियन क्रेन के बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो यूपीएससी वाले फेवरेट ढूंढते हैं। कौन कौन से पक्षी विदेशों से आ रहे हैं, जो परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद सबके नाम लिख लो, हरिके कहां है, केवलादेव कहां है, कोलेरू कहां है, कौन सी नदियों के बीच में है। खासतौर पे जब कल मैंने बताया था ब्रेडेड टोपोग्राफी बनती है, नदियां जब चौड़ी हो जाती हैं मैदानों में जाके, धीमी हो तो जमीन निकल कर बाहर आ जाती है, उसको ब्रेडेड टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे माजुली के बारे में डिस्कस किया था। तो भाई मेरे, ये क्या होगा, कौन कौन सी नदियों के बीच में है, नाम लिख लो। इनको पहले क्या करो, मैप कर लो। क्यों? क्योंकि केवलादेव घाना ऑलरेडी एक क्वेश्चन के फॉर्म में फिर आएगा। अभी इन्हीं में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, अलग से आया है, फिर इन्हीं में से एक बर्ड का नाम पूछ के उसका स्टेटस पूछ लेंगे, क्या है, इंडेंजर्ड है, प्रोटेक्टेड है, फलाना है, ढकाना है, कहां से आता है, क्या फीचर है, इसकी चोंच कैसी, इसके पंख कैसे हैं, ये किस मौसम में आता है। हो गया काम, राइट, हो गया काम हमारा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम उसी फ्रेम के अंदर रन कर रहे हैं, राइट। कितने हमने क्वेश्चन डायमेंशन निकाले होंगे। तो ये जो पीवाईक्यू होते हैं, अभी तो आगे तुम्हें सिखाऊंगा मेंस से, प्रीलिम्स का पेपर प्रेडिक्ट कर लोगे, इस बार ये वाला आएगा। हम तो वही करते हैं, हमें वही बता के भेजता है कि इस साल ये क्वेश्चन हम पूछेंगे। बस अब ये काम कर लो, अभी देखना केवलादेव घाना फिर आएगा तुम्हारे सामने, फिर आएगा, कहोगे अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन, क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बार बार तुम्हें लगेगा ये हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी जब हम आगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में जाएंगे, हमने वेटलैंड यहां किया ना, क्वेश्चन तुम्हें वहां मिल जाएगा। क्या पढ़ा, कौन सी नेशनल इंटरनेशनल, कहां पर है, इसके फीचर्स क्या है, इसका इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या है, कौन कौन से पक्षी अभयारण्य यहां पाए जाते हैं। बस इतना कर लो, ठीक है, देख ले, हो जा, निकल जाए, बहुत आराम से निकलेगा। तो ये है, टाइम दो, एक दिन में 2 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसा करो ना कि चीड़ फाड़ के उसको चिथड़ा कर दो, कि एक एक शब्द को हम निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। आंसर तो तुम्हें फाइंड आउट बाद में हम करेंगे, पहले इसमें जो जो शब्द कर रहे हैं 15 दिन या प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हें हर सब्जेक्ट एकदम छोटा छोटा लगेगा, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं है।
तुम्हें खुद दिखाई पड़ेगा ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहे हैं यार, ये कोलेरू तो पहले भी मिली थी, अब हमने झील पूरी पढ़ ली, हमने नदी पूरी पढ़ ली, अब मेरे लिए वो क्या होगा, थोड़े समय तुम्हें लगेगा ये रिपीटेड इंफॉर्मेशन है, बार बार पूछा जा रहा है मुझसे, राइट। इसीलिए मैं इतने हार्डवर्क कर रहा हूं कि आपको ये चीजें मिलती रहें, और इसको तो एकदम पकड़ के बैठ जाओ। ऐसे माउंटेन के लिए कर लेंगे, ऐसे हम किसी भी फीचर के लिए, अभी एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी कर लेंगे, कौन है, कहां है, स्टेटस क्या है, कौन सा कानून है, कौन सा कानून टूट रहा है, कौन सा इंटरनेशनल लॉ है, कौन सा नेशनल लॉ है, कौन सी बॉडी है, कौन सा स्टेटस है, खत्म। बहुत आसान है, बस ये मेथड सीख लो। और ज्यादातर बच्चे ये दो काम नहीं करते, अभी तो हम फ्रेशर हैं, हम कैसे क्वेश्चन पढ़ लें, अखियां से पढ़ो और कैसे पढ़ोगे, ठीक है, बस ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो चलो लग जाओ।